मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं और पेशेंट के जो या थेरेपिस्ट के जो हाथ पहले पेशेंट को कैसे सिखाएंगे और फिर पेशेंट के हाथों को कैसे यूज़ करेंगे डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग में। ठीक है ना, ये हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में हमने एक डिवाइस के बारे में भी समझा कि इसको कैसे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में काम करते हैं और कैसे हमारी इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। और साथ में हमने एक स्पायरोमीटर, एक डिजिटल जो स्पायरोमीटर्स होते हैं जिसमें डायग्नोस्टिक पर्पस से भी उसको यूज़ किया जाता है कि उसमें कितनी मसल की स्ट्रेंथ है, जिसमें हैंड हेल्थ डिवाइस होता है जिसमें सांस लेके उस डिवाइस उस पाइप से सांस भरी जाती है मुंह के ज़रिए से। तो ये हम पिछले सेशन में कर चुके हैं और इसी टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम समझेंगे सेगमेंटल ब्रीदिंग। तो सेगमेंटल ब्रीदिंग हम पेशेंट को कैसे सिखाएंगे और उससे पहले हम कैसे खुद सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है लैटरल कोस्टल एक्सपेंशन। लैटरल यानी बाहर की तरफ, कोस्टल मतलब रिब्स के बारे में बात की जा रही है, और एक्सपेंशन इसमें यानी कि हम अपने जो लैटरल साइड के जो एरिया है हमारा रिब्स का, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, साथ में मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी। द पेशेंट विल बी इन द हुक लाइक पोजिशन। प्लेस योर हैंड्स along the lateral aspect of the lower ribs and ask the patient to breathe out and feel the rib cage move downwards and inwards। यानी हमें पेशेंट को सबसे पहले एक प्लेसमेंट दिखाना है कि अपने हाथों को जो रिब्स खत्म होती है बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, उसमें हुक लाइक यानी पीछे से हमारा अंगूठा पीछे होगा और उंगलियां आगे की तरफ होगी। इस पोजीशन में दोनों हाथों को रखना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है, सबसे पहले सांस लेना है और फिर सांस छोड़ना है। जब सांस छोड़ेंगे तो एक फीलिंग होगी कि हमारा जो रिब केज है नीचे डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है ना, नीचे और अंदर की तरफ हमारा रिब केज जा रहा है। और जब हम सांस फिर लेंगे तो और उसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस देंगे उस जो, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ फैलेंगे, है ना। उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं देन डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स हमारे रिब्स पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये था हमारा लैटरल कोस्टल एक्सपेंशन। अगला है पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन, यानी पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, बेसल यानी उसका बेस, एक्सपेंशन यानी उसको फैला, है ना। तो इसमें क्या है कि अब इसकी पोजीशन प्रोन में होगी यानी फेस डाउन पोजीशन में होगी, या तो बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन में आगे की तरफ लीन करेगा जिसमें बो डाउन पोजीशन में रहेगा, या तो पूरा प्रोन लाइंग में भी रह सकता है। प्लेस ऑन योर हैंड्स ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर रिब्स। ठीक है ना, जैसे कि हमने लैटरल कोस्टल एक्सपेंशन में क्या किया, बाहर की तरफ जहां पर रिब्स खत्म हो रहे हैं वहां पर हमने हाथ रखे। उसी तरह से पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन में क्या करना है कि पीछे की तरफ जो हमारे रिब्स है वो जहां खत्म होते हैं वहां पर अपने हाथ रखने हैं और सिंपली सांस लेनी है, होल्ड करना है, सांस छोड़नी है, और इसी तरह से 10 टाइम्स तक करते रहना है। उसके बाद है मिडल लोब और लिंगुला एक्सपेंशन। ठीक है ना,
ये लिंगुला एक्सपेंशन यानी ये हमारे एक्सिला के नीचे एरिया जो है उसको एक्सपेंड करने के लिए कर रहे हैं हम, है ना। या तो पेशेंट सिटिंग में होगा या तो हाफ लाइंग में हो सकता है। और फिर क्या करना है, सबसे पहले थेरेपिस्ट ही करेगा अपने हाथों के जरिए से, उसके बाद पेशेंट को बताएगा। या जो तजुर्बेकार होते हैं थेरेपिस्ट, वो पहले से ही पेशेंट के हाथ को अपने उस पोजीशन में लेके जाते हैं, है ना। उसके बाद पेशेंट को सिखाते हैं, ठीक है ना। जस्ट बिलो द एक्सिला, एक्सिला के हल्के सा नीचे की तरफ जहां पर हमारा एक्सिलरी लाइन होती है उस एरिया में रखना है हाथ। फॉलो द सेम प्रोसीजर, जो भी हमने पिछले, यानी सांस लेना है और फिर होल्ड करना है, सांस छोड़ना है, इस तरह से वो उस मसल्स में भी और स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके बाद है एपिकल एक्सपेंशन, APICAL, एपिकल एक्सपेंशन। एपिकल एक्सपेंशन बड़ा सिंपल है, जिस तरह से पिछले हमने जो एक्सरसाइज सीखे उसी तरह से ये भी सिंपल पैटर्न है। इसमें क्या करना है, पेशेंट सिटिंग है, अप्लाई द प्रेशर बिलो द क्लेविकल, कॉलर बोन के नीचे जहां पर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी LU2 होता है, LU1 एरिया है, साथ में हमारे CV27 नियर अबाउट होगा। और उसी के बाद हमारे कुछ किडनी के पॉइंट्स होते हैं, किडनी 27, 26। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं उस एरिया में, यानी क्लेविकल का जो सब क्लेवियन ग्रूव है, यानी जहां पर मीडियल एंड लैटरल क्लेविकल बीच से जुड़ती है, क्योंकि मीडियल साइड से होता है क्वाड्रेंगुलर टाइप का क्लेविकल और बाहर से होता है फ्लैटन, है ना। उसके नीचे हमें एपिकल यानी इंडेक्स फिंगर या उंगली के टिप से प्रेशर देना है ना। पेशेंट को बोलना है सांस लो, रोक के रखो, सांस छोड़ो, है ना। और ये फील करना है जहां पर हमने प्रेशर दिया, तो ये एपिकल एक्सपेंशन कहलाता है। उसके बाद अगला है ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग। ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसो यानी ये एक टंग के लिए अभी बात हो रही है, और फेरेंजियल, और जो हमारा फेरिंग्स होता है और ओरोफेरिंग्स खास तौर पर, वहां उसकी बात हो रही है ना। तो इसमें क्या होता है, द पेशेंट टेक्स सेवरल गैल्प्स ऑफ एयर, यानी कि पेशेंट सांस को निगलेगा, जैसे मुंह खोला और सांस को निगला, ऐसे टाइप के 3-4 बार करना है। उसके बाद मुंह को बंद करना है और जो टंग है उसको पीछे की तरह लेके जाना है ना। और उसके बाद क्या होगा कि जो फेरिंग्स क्या करेगा, उसको फेरिंग्स एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे कि डेप्थ हो जाएगी हमारी इंस्पिरेशन की, जो हमारे ये आपका विंड पाइप है या ट्रैकिया है, उसमें क्या है कि डेप्थ बढ़ती है ये करने से। देन द एयर इज फोर्स टू द लंग्स एंड ग्लॉटिस ओपन, है ना। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जहाँ पर ये जो एरिया का जो ल्यूमिन है उसकी जगह है वो कम हो जाती है, और ये अच्छा तरीका है कि सांस को निगलना और फिर मुंह को बंद करके और अपनी जो टंग है उसको पीछे की तरफ लेके जाना, है ना, और उसको होल्ड करना। जैसे टंग को पीछे की तरफ लेके गए और उसको होल्ड किया, और ये बहुत अच्छा तरीका है जो डायामीटर है उसको बढ़ाना, या उसके अंदर जो भी दिक्कतें हैं, जो भी साइज की कमी, साइज या कंस्ट्रक्शन हो गई है, उसको ठीक हो जाती है उससे। उसके बाद है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग यानी कि जो हमारा ऑर्बिक्यूलरिस ओकुला है, जो हमारे लिप्स है, लिप्स का की जो पूरा एक स्पिंक्टर टाइप का है, उसके बारे में बात हो रही है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। उसके बाद एक्सप्रेशन, सांस को छोड़ना, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मस्ट बी अवॉइडेड। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ स्लोली एंड डीपली।
then have the patient purse the lips and exhale। बड़ा सा सिंपल सा पैटर्न है। इसमें क्या है कि सांस धीरे धीरे और बहुत जोर, मतलब धीरे धीरे और डीपली, यानी बहुत अच्छी तरह से, जिसमें कि सारी मसल्स के फाइबर्स काम करें। सांस लेनी है धीरे धीरे और पूरी लेनी है ना। और उसके बाद अब क्या है, सब जब सांस छोड़ने वाला जो पैसिव पैटर्न होता है वो उसको न करते हुए, क्योंकि हमें मसल्स जो हमारे रिब्स की है या डायफ्राम, क्योंकि हमने ये सुना है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम कहाँ आता है, डायफ्राम फिर अपनी ऊपर की तरफ चला जाता है रेस्टिंग पोजीशन में। और हमें क्या करना है, हमें रिब्स एंड एब्डोमेन को बगैर कॉन्ट्रैक्शन करते हुए हमें सिर्फ मुंह से सांस छोड़ते रहना है जहां तक हमारी सांस एक्सपायर पूरी तरह से हो। तो ये पर्स लिप ब्रीदिंग होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कफिंग के बारे में, यानी खांसना। तो ये खांसना हमारे लिए कितना मुफीद होता है, कितना अहम होता है। जब बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनको खांसने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, एलिमिनेट यानी बाहर निकालना जो भी हमारे रेस्पिरेटरी एरिया में कोई म्यूकस जमा है उसको बाहर निकालना। खांसने से वो बहुत ही अच्छी चीज़ हमें एक ऑटोमेटिक, जैसे आपको कभी फील होता होगा कि या कभी खाते खाते आपने विंड पाइप में कुछ जो खाने के कुछ चीज़ें थी वो चली गई, और क्या होता है फिर एक रिफ्लेक्स आता है, कफिंग रिफ्लेक्स, जिसमें कि वो चीज़ बहुत झटके से ऑटोमेटिकली बाहर जाती है ना। और या कभी कभी आपको जैसे आपने पानी पिया और आपका पानी का कुछ कतरा विंड पाइप में चला गया, और उसमें भी क्या है ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक कफिंग मैकेनिज्म शुरू होता है। उसी तरह से कफिंग मैकेनिज्म जब म्यूकस काफ़ी जमा हो जाता है, बलगम काफ़ी जमा हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी ये कफिंग मैकेनिज्म होता है। जिससे क्या होता है कि लंग्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा एक इमेजिन कराने की कोशिश करूंगा, जब कफ होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले क्या है, डीप इंस्पिरेशन। सबसे पहले हम इंस्पिरेशन लेते हैं, यानी सांस डीपली, धीरे धीरे और भर के सांस लेना। उसके बाद क्या है, ग्लॉटिस टाइटन। ग्लॉटिस क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, बंद होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन है जो हमारे ईसोफेगस यानी फूड पाइप और विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं, उसके बीच में एक ही ढक्कन होता है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो वो ईसोफेगस में चला जाता है, और जब हम कोई चीज़ निगलते हैं वो ढक्कन आपकी विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस अभी हमने इंस्पिरेशन सांस ले ली, फिर क्या होता है, ग्लॉटिस टाइटन। ग्लॉटिस जो होता है, एपिग्लॉटिस, वो टाइट हो जाता है। फिर क्या हुआ, वोकल कॉर्ड्स जो हमारे होते हैं, जो और जो लैरिंग्स हमारे हैं वोकल, वो टाइट, वो भी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो भी टाइटन हो जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद है एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डायफ्राम एलिवेट्स। अब कह रहे हैं जब कब खांसते हैं, जैसे सांस ले ली, ये पैटर्न हो गया, और जब हम खांसते हैं तो क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स टाइटन हो जाती है और जो हमारा डायफ्राम है ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि जब हम खांसने से भी तो एक्सपिरेशन कर रहे हैं ना, सांस को छोड़ भी रहे हैं, और सांस छोड़ते छोड़ते भी हम कफिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, डबल पैटर्न शुरू होता है, जिससे कि हमारा जो कफ है बाहर की तरफ चला जाता है। फिर ग्लॉटिस ओपन हो जाता है, एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन जो एयर होता है वो बाहर चला जाता है ना, जो बलगम, जो म्यूकस एरिया चीज़ें होती है वो बाहर चली जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें जो म्यूकस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वो बाहर चला जाता है।
तो इस सेशन में इतना ही। आज हमने सबसे पहले एक सेगमेंटल ब्रीदिंग समझ ली। सेगमेंटल ब्रीदिंग बहुत अच्छे पैटर्न की एक्सरसाइज हम खुद भी सीख सकते हैं, और ये सेल्फ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और पेशेंट को भी सिखा सकते हैं रेस्पिरेटरी। उसके बाद हमने कफ मैकेनिज्म का एक अच्छा पैटर्न समझ लिया। और आगे की हम जो फाइनल हमारा होगा इस चैप्टर का, तो उसमें हम समझेंगे कि हम कैसे पेशेंट के ऊपर कुछ चेस्ट पीटीज होती है, कुछ टेक्निक्स होती है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, और जिससे कि कफ जो होता है, जो कफ का जो म्यूकस होता है जम गया होता है, उसको कैसे बाहर निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई पूछने की एक होगी आपको, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर पर्सनली मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।